नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक दिन का आपको गैप आया था, संडे था, उस दिन आपका ऑफ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक फिलहाल अपनों ने शुरू कर रखा है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पैटर्न्स थे वो आज आपको याद होंगे। सभी को राम राम नमस्कार। वो टॉपिक्स के अंदर क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं टेंस ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये पर्टिकुलर टॉपिक अपना चल रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये याद दिलाऊं, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये जो टॉपिक है इससे 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है भाई। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी को नमस्कार, लेट हो गए कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। तो एक तो इन बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे खास खास एस्पेक्ट है टेंस में, सीक्वेंस ऑफ टेंस में, ठीक है ना। सिलेबस के अंदर उसने साफ तौर पर आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस लिख कर दिया है और सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा है मैं एक बार आपको वापस से मतलब यूं मान लीजिए रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको सारा का सारा इसके अंदर आने वाले इंडिकेशंस के ऊपर बात करी हुई है, इसके मोटे मोटे तौर पर जो इसके अंदर मेन फैक्टर है। तो इस समय पे आपको अपने नोट्स के अंदर देखने की ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि मैं सारे बोल रहा हूँ वापस से, है ना, कि कौन कौन सी ऐसी खास बात है। आज उनसे संबंधित कुछ वाक्य भी करेंगे ताकि थोड़ी बात समझ में आए। साथ ही साथ स्ट्रक्चर अभी तक अपनों ने शायद नहीं लिखा है। स्ट्रक्चर का मतलब भाई वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। तो पहले तो मैं वो स्ट्रक्चर मेंशन कर देता हूं, लिख लेता हूं और उसके बाद अपने बातचीत करते हैं, ठीक है ना। पहले तो जहां तक आपने पढ़ा है उसी से ठीक आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, है ना। सभी को नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो अपना नोट डाउन होना चाहिए भाई। कौन सी वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं भी जो साथी ऐसे हों जो पिछला लेक्चर नहीं देख कर आए हो, सैटरडे वाला शनिवार वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, संरचना। भाई कौन से पर्टिकुलर पार्ट में कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो भी है वो कैसे क्या लगेगा भी, ठीक है ना। देखते हैं क्या मामला है स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपने बात करेंगे अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। ये मीनिंग वगैरह तो वैसे मैंने आपको बोला था, याद कर लेना। सकारात्मक, क्या कुछ लगता है सकारात्मक के अंदर। देखो सबसे पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट। सबसे पहला नंबर आएगा सब्जेक्ट का, अर्थात कर्ता। आपका जो भी कर्ता होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कल एग्जाम हुआ, उसके आंसर की क्यों नहीं, जीके जीएस की। नरेश जी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, फिलहाल आप इंग्लिश के लेक्चर में हो ना, तो वहीं पे जुड़े रहो, ठीक है ना। और देखते हैं भाई सर एस और एस कहाँ पर लगाते हैं, प्लीज आने दो नंबर। अभी एस और एस का ही नंबर आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद आती है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हो एस और ईएस। आगे नंबर एस और ईएस का इंतजार किया करो बस थोड़ी सी, है ना। सर किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाता है तो लगता है कि फ्यूचर टेंस है। आईएनजी लगने के बाद आपको फ्यूचर टेंस कैसे लगने लग गया, ठीक है ना, ठीक है ना। और फ्यूचर टेंस से पहले पढ़ा था, धुंधला सा याद है। नहीं आईएनजी लगने वाला फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं होता ना। अब वो धुंधली बातों को एक बार तो साइड में रखो, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं अपने। वो धुंधलाहट जो थी और जो उसके ऊपर मैल जमा है ना, उसको मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा सबके नंबर में, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एक साथ ही पूछ रहे टेस्ट होंगे क्या, पहले कुछ पढ़ लें अपने, फिर टेस्ट का भी नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। अफर्मेटिव टू सिंपल भी बोल सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल बोल लो, बोलना है ही नहीं वहाँ पे पेपर के अंदर, तो उनके अर्थ बताने हैं, ठीक है ना। बाकी क्यों नहीं बोलते, सकारात्मक पॉजिटिव, हमने पिछली क्लास में बात इसके ऊपर करी थी। अफर्मेटिव सकारात्मक की बात है, सिंपल सेंटेंस कह सकते हो। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ईएस लग गया। उसके बाद नंबर आएगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हर किसी वाक्य में होता है या नहीं होता है, होना जरूरी है या नहीं है, ये आप सभी साथियों को मैंने पहले दूसरे लेक्चर में अंग्रेजी की कक्षाएं जब शुरू हुई थी तभी सिखा दिया था कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता ही है क्या। ये बात आपको मैं कवर करवा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कुछ और बच के मामले वो सब लिखे जाएंगे। अब बात आती है कि एस या ई एस वगैरह ये कार्रवाई कहाँ होती है। देखो जब भी आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम को करने वाला, अगर वो सब्जेक्ट आपका हो प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन, अगर वो हो प्लूरल बहुवचन हो, तब तो आपको केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म रखे लेनी, फर्स्ट फॉर्म रख लेनी। लेकिन अगर आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर अगर हो तब फिर आप वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना, इसमें क्या जोड़ देना जी, एस या फिर ईएस जुड़ जाएगा। ये आमतौर पर इसका एक बेसिक पैटर्न होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक पार्ट में अगर आपको लगे कि आपके काम करने वाला व्यक्ति जो है, अर्थात सब्जेक्ट जो है
वो प्लूरल है, बहुवचन है, तब तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए। लेकिन अगर आपको वो लगता है कि वो तो सिंगुलर है जी, एक वचन है, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसमें आप क्या लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ जाना है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये तो बात अपनों ने कर ली सकारात्मक के बारे में। अब बात आती है कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है। आमतौर पर बच्चे लगभग सही कर जाते हैं, एस और एस की गलती नहीं करते, लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी किसी मीनिंग क्लास में एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ठीक है ना, ये ऐसे मामले आ जाते हैं, एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया, ठीक है ना, डबल एस भी आ जाते हैं, पर वो एक ही बात है, एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया, डबल एस हो गए, ठीक है ना, ये मामले अगर आ जाते हैं, इनका थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। तब ये कहता है कि आप किसका प्रयोग, किसको वरीयता पे रख सकते हो, कोई भी मामला सेंटेंस आपका, उसमें ई एस को वरीयता पे रख सकते हो। जैसे मान लो क्लास है, CLASS, अब क्लास का बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्लासेज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर प्लूरल किसका बना रहे हैं, वर्ब के साथ एस और एस लगा रहे हैं। प्लूरल अगर बनाना हो तब तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब आपकी वर्ब अगर सिंगुलर हो तब उसमें लगता है एस या एस वाला हिसाब किताब। जैसे उदाहरण मैं बिठाऊंगा इसको, है ना, वैसे ही बता रहा हूं आपको, PLAY प्ले। अब प्ले तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कल को आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तो प्ले में आप क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, क्या बन गया, प्लेज। तो ये मेरा मानना है कि बच्चे लगभग सही करते हैं, बाकी अपने सामने अभी वाक्य आएंगे, अपने वैसे ही प्रयास कर लेंगे इसका, ठीक है ना। सर वॉल्यूम सर करिए, नहीं भाई माइक वगैरह सब कुछ ओके होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। सर मैंने क्लासेस अभी 2 दिन पहले शुरू, कोर्स 2 ही दिन पहले लिया है, तो शुरू से स्टार्ट करूँ या लाइव से। सबसे पहले पहला और दूसरा लेक्चर देखना, और उसके बाद अटेंडेंस में पहले से जुड़ना भी दोस्त, है ना, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान लगिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये तो क्या होगा, एस एस एच सी एच एस, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर नकारात्मक के बारे में। अगर सेंटेंस हो आपका नेगेटिव, फिर इनसे संबंधित सब पर वाक्य देखें, नेगेटिव नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होगा, सब्जेक्ट तो पहले है ही, उसके बाद यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब आपके सामने आएंगी। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू, और एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है डज, डू या फिर डज। डू और डज के बाद लग क्या जाना है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आपको मैंने ये सिखाया हुआ भी है पहले और दूसरे लेक्चर में, कि जब भी कभी सेंटेंस के अंदर आपको लगे कि डू या डज सहायक क्रिया है, तो उसके बाद डू और डज अगर आपको सहायक क्रिया लगती है तो उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर मिलेगी, अगर सहायक क्रिया लगे तो। नहीं तो हम ये भी जानते हैं, उन बच्चों में से भी हम जिन्हें पता है कि डू या डज हमेशा हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया होती ही नहीं है, ये सहायक क्रिया के तौर पे काम करेंगे, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पक्की आनी है। ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आ गया नंबर अपने पास ऑब्जेक्ट का, और फिर जी एक्सेट्रा और कोई जो मामले हैं वो लिख दो, जो भी कुछ चीजें बाकी लिखे लिखाई आएंगे वहां पे। अब बात आती है कि डू कहां लगता है और डज कहां लगता है, ये सीख लेते हैं। आपने देखा कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है अर्थात काम को करने वाला वो है प्लूरल, वो क्या हो, बहुवचन, प्लूरल हो, थोड़ा सा सीख लीजिएगा ना। जिन मित्रों को ये बात नहीं आती वो तो जरूर याद रखें, तो बहुत कॉमन बातें हो रखी हैं आजकल, ठीक है ना। तो डू अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट हो, तब आप वर्ब की जो डू है, जब आपको लगता है सब्जेक्ट बहुवचन होता हो, तो लगाएंगे डू का प्रयोग अर्थात प्लूरल के साथ। डिटर्मिनर्स क्लास पर लिखा है, टेंस पर, कोई बात नहीं, पढ़ लो अपनी क्लास, अपने को तो पता ना, वो सही कर लेंगे, ठीक है ना। डिटर्मिनर जो क्लास के ऊपर लिखा है उसको सही करवा लेंगे। अभी तो एक बार आप यहाँ ध्यान दो ना, आए हरिभजन को होटल लगे कपास, अगर रेगुलर क्लास लेते हो तब तो आप बच्चे को पता ही है कि कौन सी क्लास चल रही होगी। ये कई बार हो जाता है, क्योंकि कल संडे था, शायद वो चेंज करना भूल गया, अब मैं करवा दूँ, अभी आप इधर ध्यान दो, ठीक है ना। अगला है तो सब्जेक्ट हो गया, अगर आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, तब डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। अगर आपको लगे आपका सब्जेक्ट है एक वचन, सिंगुलर है, तब भाई साहब आप सहायक क्रिया के तौर पे किसका प्रयोग करिएगा, डज का प्रयोग करिएगा। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ लग जाता है डू, ये दोनों अगर आपको सहायक क्रिया लगे तो इनके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट हो। ये मामला है जी, इसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे साथ ही साथ। अब एक चीज और है इसमें, अब मैं लिख देता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कल को प्रश्नवाचक वाक्य हो, कैसा वाक्य हो, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपको लगे कि भाई सेंटेंस तो प्रश्नवाचक, कुछ नहीं, डू और डज तो आ जाएंगे बाहर सब्जेक्ट से पहले, और डू और डज के बाद नंबर आ जाएगा आपके सब्जेक्ट का, और उसके बाद नंबर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद नंबर रहेगा ऑब्जेक्ट का, और फिर लास्ट में जो कुछ भी लिख रखा हो वो वापस से लिख दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन मार्क आमतौर पर ऐसे सेंटेंस के अंदर लग जाते हैं। एक बार ये नोट डाउन करिए, फिर आगे लिखते हैं, नोट डाउन कर दीजिए। सर नेगेटिव सेंटेंस में एस और एस का यूज होगा क्या, नहीं मित्र, वो तो आप रुको थोड़ी देर में, अभी देखो नंबर आ जाएंगे सभी के, निश्चिंत रहिए।
सिंगुलर है प्लूरल कैसे पता करें सर? देखो अब आप आने दो वाक्य, एक बार पहले स्ट्रक्चर लिख लो फिर वाक्य समझाता हूं आपको। हे प्रभु थोड़ा कम समझ में आया, अभी तक समझ में लाने वाली चीज आई क्या मेरे भाई? ये तो याद करने वाली चीज है। सर हमने उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज ली, उसमें टेंस बता रखा है 5 तारीख को, तो आज 5 तारीख है क्या? नहीं है ना? आने दो 5, तब की तब देखेंगे। कोर्स कब तक हो जाएगा? अभी तक एक भी साथी ने आपकी क्लास में, 2 या 3 साथियों को छोड़कर एक भी मित्र ने ढंग की बात नहीं पूछी कमेंट्स के अंदर। एक पूछ रहा है मैंने कोर्स आज लिया है, कल लिया है, परसों लिया है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक साथी पूछ रहा है ये कैसे हो जाएगा, एक साथी पूछ रहा है टेस्ट सीरीज, एक पूछ रहा है आंसर की, ये वो XYZ बातें आपकी सारी, मतलब प्रश्न गलत नहीं है पर समय और क्लास गलत चुने बैठे हो। अभी अंग्रेजी क्लास में अंग्रेजी से संबंधित बात पूछे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कब से कोर्स, जब से भी आपने लिया, हो सकता है किसी मित्र ने आज ही लिया हो, किसी मित्र ने 5 दिन पहले लिया हो, जिन्होंने भी लिया उनको विचार करना चाहिए। उनको क्लास अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हो, कई बार मैं क्लास में जैसे आपको बताता भी हूँ, जो टॉपिक चल रहा होता है उसकी तो पहली क्लास से, और पहली और दूसरी क्लास तो अंग्रेजी की वैसे भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो पहले कोई भी कोर्स लो आप, उसकी पहली दूसरी क्लास तो आपको वैसे भी देखनी चाहिए, कोई भी विषय भी क्यों ना हो, चाहे फिर वो पहली दूसरी क्लास में अध्यापक उस विषय से संबंधित कैसे आगे काम करेगा, रणनीतियाँ क्या रहेगी उस विषय को लेकर, वो सारी जानकारी पहले लेक्चर में ही दे देता है। अब वो देखोगे तो आपको बात का वैसे अपने आप ही उत्तर चल जाएगा। एक साथी पूछ रहे बताओ, गोस्वामी जी ने अलग ही नई स्कीम पूछी हुई है ना, 4th ग्रेड में अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव भी हैं क्या? होंगे भाई, सब जगह के होंगे। अब मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी ना। सर अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव सब टेंस में अलग अलग होते हैं, वाक्य होते हैं ना, ये वाक्य होते हैं। जैसे सकारात्मक मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता, ये सेंटेंस क्या हुआ? सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। कल आपने समझाया नहीं था टाइम पे, क्या नहीं समझाया था कल, क्या नहीं बात हुई थी अपनी, सारी बातें हुई हैं। एक कह रहे मैंने कौन से टॉपिक से शुरू करूं, पहला दूसरा लेक्चर देख लो, फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा मित्र कि आपको कौन से टॉपिक से शुरू करना चाहिए। चलिए भाई, इंटरोगेटिव लिख दिया आपने, अब मैं लिखता हूं इसके अंदर नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। जो साथी टेंस आज ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने टेंस नहीं पढ़े, मैं उनको सलाह दूंगा पहला लेक्चर, जो टेंस का भी पहला लेक्चर हो वो एक बार आप देखना है ना, उसमें हम टेंस कैसे पढ़ेंगे, क्या अपने उसके अंदर क्या योजना रहने वाली है, वो थोड़ी आपको जानकारी भी मिलेगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें क्या कुछ रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहता है इसका? कुछ नहीं, डू या डज तो बाहर आ ही जाने, अर्थात हेल्पिंग में बाहर आ जाएगी। डू और डज के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब आ गया जी नोट का नंबर। आप सभी साथियों, मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि नोट कितने नंबर पे आता है, आमतौर पर तीसरे नंबर पे। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नोट, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू और डज सहायक क्रिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है। इसके बाद नंबर आएगा आपका ऑब्जेक्ट का, और फिर सबसे लास्ट में चल के एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क और लगा देना, ये मामला हो जाएगा जी, ठीक है ना। सर थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया, स्ट्रक्चर में सीक्वेंस जो बना है अफर्मेटिव नेगेटिव, सर टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गुरुदीप जी आप पिछली भी क्लास में थे, आपके लिए ये प्रश्न नहीं बना है, आपको पता है ये टेंस कौन सा चल रहा है ना। मैं ध्यान रखता हूँ हर एक के कमेंट के ऊपर, कौन क्या बात पूछता है, इससे पहले उसने क्या बात पूछी रही होगी, है ना, सारी जानता हूँ। ये हो गया जी आपका स्ट्रक्चर केवल मात्र। ये हमने सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है। टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अपने को इसके अंदर जो एक और थ्योरी है उस पर बात करनी है। कई बार शायद बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तक प्रश्नवाचक के अंदर वो नहीं लिखा, WH वर्ड से बनने वाला वाक्य है, वो क्यों नहीं लिखा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अभी मेन बातें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, और आपको ये अब याद दिलाना जरूरी है दोबारा से, हो सकता है कुछ साथियों को याद ही ना हो सकता है किसी साथी ने वो लेक्चर देखा ही ना हो, सबको याद दिलाना जरूरी है।
जब मैंने टेंस शुरू किए थे मैंने आपको टेंस के अंदर कुछ एक टेंस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने के लिए सलाह दी थी, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, इनसे प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। उनमें नाम किस किस टेंस का लिया था मैंने? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही लिया था जो पढ़ रहे हैं अपने। दूसरा, इसके बाद आएगा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद एक टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, उसके ऊपर फिर पास्ट में अगर चलेंगे जिस समय पे अपने तो सिंपल पास्ट और फिर पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में जिस समय पे अपने होंगे वहां पर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। पॉइंट नंबर 1। फिर अपनों ने बात करी थी हर कोई टेंस पढ़ रहे होंगे उसमें ना सीक्वेंस से संबंधित अर्थात क्रम से संबंधित सिलेबस अगर आपने अच्छे से देखा है तो टेंस को ओब्लिक लगाकर उसने लिखा हुआ है टेंस में सीक्वेंस ऑफ टेंस। प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जाने हैं, ज्यादा का मतलब टेंस में ज्यादा किससे पूछे जाने हैं? सीक्वेंस से अर्थात क्रम से। सीक्वेंस का मतलब क्या था? क्रम। एक बात ये भी। फिर दूसरा एक और आपको जिस बात का ध्यान रख लेना है, एक और पैटर्न है जिसके ऊपर ध्यान देना है, टेंस पढ़ते वक्त हम जिन बातों पर और थोड़ा विशेष ध्यान दे रहे हैं, वाक्य पेपर में अंग्रेजी में छपकर आएगा। ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये हिंदी में लिख के तो आएंगे नहीं। तो वाक्य की पहचान करना कहीं ना कहीं हमारे लिए शायद जरूरी होगा कि अंग्रेजी में हमें वाक्य का थोड़ा पता चले कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने इंडिकेशंस लिखे हैं। इंडिकेशंस का मतलब कुछ आपको निर्देश दिए कि ये छप छप के आ जाए तो शायद सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। इंडिकेशंस पर कुछ ज्यादा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। हाँ, इसमें आने वाली कुछ खास बातें अर्थात इसके अंदर बनने वाले सीक्वेंस में एक नाम लिया मैंने, आज उससे संबंधित वाक्य भी पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस हो, उसके बाद अगर आपको सेंटेंस में दे रखो WHEN तो अगले क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। अब ये इंपेरेटिव क्या होता है इनके ऊपर आज अपने चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज इनसे संबंधित वाक्य होंगे। एक ये बात, हेयर और देयर का एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ आप सभी साथियों ने, हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, ये तो केवल अभी तो मैंने केवल स्ट्रक्चर लिख के छोड़ा। हेयर या देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, हेयर या देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेटरी का भाव अर्थात विस्मयादि बोध का भाव हो, अर्थात चकित वाले से वाक्य जो रहते हैं ना इनका कोई भाव हो। हेयर या देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेटरी का कोई भाव हो, विस्मयादि बोधक का कोई भाव हो, ऐसे सेंटेंस में टेंस को वरीयता परखना है। कौन से को? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। टेंस तो चलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरी, इसमें एक बड़ी खास बात आई उस पर आज अपने को चर्चा करनी भी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप प्रयोग में लाओ, लेकिन अगर आपको उसमें सब्जेक्ट के तौर पर कोई नाउन दे रखा हो अर्थात कोई संज्ञा दे रखी हो, मान लीजिए आपका नाम मेरा नाम दे रखा हो, कोई नाउन दे रखा हो, संज्ञा दे रखी हो, तब तो वहां अपने को करना है इन्वर्जन। याद है ये स्पेलिंग इन्वर्जन? आपने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, चेक करो। हेयर और देयर वाली लाइन में मैंने लिखा है इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। और अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन दे रखा हो अर्थात सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, कोई सर्वनाम दे रखा हो तो आमतौर पर इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करते। इन्वर्जन क्या होता है इस पर भी आज बात करनी ही है अपने को। इन्वर्जन को अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो यूं बोल सकता हूं पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। पर आपसे कोई परिभाषा पूछ नहीं रहा है, आपसे तो उसका काम पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछ रहा है। हाँ, टेंस के एग्जाम के अंदर कोई भी पेपर आप दे रहे हो उसमें आजकल टेंस के नाम पूछे जाने शुरू हो गए भी, ठीक है ना। तो उनके ऊपर अपने को अभी थोड़ी चर्चा करनी है, तो वाक्य के हिसाब से बात करेंगे, है ना। तो सर गुस्सा मत हो ना, थोड़े एग्जाम्पल करा दो। बिना एग्जाम्पल के तो आप चीज़ को सीखोगे ना, तो एग्जाम्पल के ऊपर तो जरूर चर्चा होगी। और गुस्सा मैं किस बात पे करता हूँ? खासतौर पर ऐसा जो प्रश्न ट्रैक से अटके हो, जिसका क्लास से कोई संबंधित मामला हो ही ना। गुस्सा करना जायज़ है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो ना, तो आप यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने के लिए बैठे और ना मैं। तो डांट फटकार तो सुनने को मिल सकती है कभी भी, इधर उधर कभी से ट्रैक से हटोगे तो मैं तो ट्रैक पे लाना जानता हूँ। हाँ, आपको नहीं जच रहा हो तो कोई बात नहीं, चुपचाप लेक्चर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा उस बात के ऊपर कि काम की बात है, आपकी भलाई के लिए मामला चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो भाई आप, अब देखो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले कोर्स लिया है तो रिकॉर्ड वाली क्लास देखूँ या लाइव वाली, अब ऐसे भी प्रश्न है। वैसे तो इतना कॉमन सेंस अपने में होना चाहिए, पर फिर भी अगर आप भाषा पढ़ रहे हो तो उसमें तो आप पहले लेक्चर से शुरू करिएगा। मेरी क्लास का तो बता सकता हूँ, और का उन संबंधित गुरुजी से पूछिएगा, वो ज़्यादा बेहतर उत्तर दे पाएंगे। मेरी क्लास में पहला और दूसरा लेक्चर तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, और उसके बाद आप अपने टेंस पढ़ रहे हैं ना, ये आप शुरू से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भाई, ठीक है। चलिए जी, अब करते हैं अपने संबंधित वाक्यों पर बात। जो कुछ लिखा है अभी तक सिंपल प्रेजेंट में उसके ऊपर बातचीत करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप ही मुझे बताएंगे कौन क्या है क्या नहीं है। बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर अपने बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपसे जो जो चीजें पूछी जाए उन सब का आपने उत्तर देना है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, इसमें क्या सीखना है पहले इसके बारे में बात करते हैं।
व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस। अब आप सभी साथियों से निवेदन है, इधर उधर की बात पे ध्यान देना कम। अब सीधा वाक्य आपके सेंटेंस आपके सामने, उन पर थोड़ा अटेंशन दीजिएगा। क्या है ये? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस। WH वर्ड लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर में कहीं WH वर्ड लिखा नहीं, मतलब जो अपने स्ट्रक्चर लिखे ना अफर्मेटिव नेगेटिव, उनमें तो ये WH मैंने कहीं छापा नहीं। अब थोड़ी सा ध्यान दीजिए आप। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस, सेंटेंस है प्रश्नवाचक। वे हमसे क्या चाहते हैं, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। वे हमसे क्या चाहते हैं। इस सेंटेंस के अंदर इसने डू का प्रयोग किया है। मेरा पहला प्रश्न आप सभी साथियों से होगा कि डू वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, अर्थात क्रिया है या सहायक क्रिया। तुरंत प्रभाव से बिना दिमाग लगाए अगर इसका उत्तर आप सहायक क्रिया या क्रिया कुछ भी देते हो, ये गलत है। सीखा हुआ आपने पहले दूसरे लेक्चर में, इसलिए मैं आपसे उम्मीद नहीं करता। आपको जो जवाब देना होगा वो थोड़ा सा देख के, सोच के, समझ के अगर आप जवाब देंगे ना तो ज्यादा बेहतर स्कीम बनेगी। इसलिए लिखा हुआ है डू। अब अगर आपको मैंने पहले दूसरे लेक्चर में सिखाया था, डू अगर कभी किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया के तौर पे काम करे तो उसके बाद पक्की बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भाई, ठीक है ना। ये देखो आप, इस सेंटेंस के अंदर डू प्लूरल था, क्यों था? पहली बात तो इसके बाद वर्ब की तो कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। और THEY दे का मतलब वे, दे यहां पर सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है जी, बहुवचन है। जब आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन हुआ, ठीक है ना। सर अगर सेंटेंस में पेरेंट्स माय फ्रेंड हो तो लिटिल एक क्यों नहीं आएगा? वो काउंटेबल के साथ लिटिल वाला मामला जो है ना वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है ना मित्र राजेश जी। लिटिल हो, लिटिल हो, दा लिटिल हो, ये तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो आपके फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए तो काउंटेबल होते हैं, अर्थात आप इनको गिन सकते हो। तो फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, इनमें से कोई एक लगना चाहिए, है ना। अब आप टेंस पर ध्यान देना, ठीक है ना। तो पेरेंट्स, फ्रेंड्स है, ये सब काउंटेबल है, इसलिए मैंने उसमें लिटिल या ए लिटिल या दा लिटिल का प्रयोग करना सही नहीं समझ रखा है, ठीक है। ये आप अनकाउंटेबल के साथ लगाते हो, अर्थात जिनको नहीं गिन सकते। तो मुझे लगता है आप अपने माता पिता को गिन सकते हो, काउंटेबल होते हैं ना, तो फ्यू या ए फ्यू या दा फ्यू का प्रयोग हो रही है। फ्रेंड्स, इनको भी, आपके फ्रेंड्स को भी आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, तो फिर फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, इनका ही प्रयोग होगा। लिटिल, लिटिल, दा लिटिल का प्रयोग आमतौर पे अपने अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ये उत्तर है इसका। तो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस, दे हुआ प्लूरल, और डू क्यों चुना आपने? क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या था, बहुवचन, तो आपने चुना डू को। डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, अर्थात सहायक क्रिया का काम कर रहा है। ये गारंटी कहां से मिलेगी? ये मिलेगी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डू या डज कभी किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया के तौर पर काम करे तो उसके बाद पक्की है, चेक कर लीजिएगा वाक्य के अंदर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है। अगर नहीं है तो हो सकता है डू खुद किसका काम कर रहा हो, क्रिया का काम कर रहा हो। यहां पर ये वांट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे हमसे क्या चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको ये प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछ लेता कि व्हाट डू दे, फिर यहां पर किस स्थान देता और वांट ब्रैकेट में लिख देता कि भाई बताओ दोस्त वांट आएगा या वांटेड आएगा, तो दोनों आ सकते हैं। पर हां, डू और डज का प्रयोग किया गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। एक और देखते हैं सेंटेंस। इस टेंस का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस का नाम क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा हो किसी भी सेंटेंस में, व्हाट डू यू डू फॉर देम, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अब इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, इस सेंटेंस के अंदर आपसे अगर कोई बात पूछी जाए, कौन कौन सी बातें पहले आप समझिएगा, अपने बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर देम, तुम उनके लिए क्या करते हो। बाई चांस अगर कभी आपसे सेंटेंस ये दे दिया जाए और इसमें प्रश्न पूछा जाए उपयुक्त वाक्य में कितनी सहायक क्रियाएं हैं, और आजकल आ रहे हैं पेपर के अंदर ऐसे प्रश्न, उपयुक्त वाक्य में कितनी सहायक क्रियाएं हैं, कितनी सहायक क्रिया, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत सारे बच्चे हैं वो दो डू को देखेंगे, दोनों डू को वो सहायक क्रिया मान बैठेंगे, और इसमें प्रश्न के अंदर ऑप्शन 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखे हो और वो किस पर टिक लगा बैठे कि दो है, क्योंकि दो दो डू छपे पड़े। हम जानते हैं भाई कि किसी सेंटेंस के अंदर यहां पर तो खास तौर पर अगर दो हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो दो अलग अलग क्लोज का क्या मतलब बनता है, अलग अलग कोमा लगा लगा के नए भाव जुड़ते रहने चाहिए, नया हिस्सा जुड़ता रहे तो भले ही। इस सेंटेंस के अंदर दो डू लिखे हुए हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, और वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब? पहले वाला। वो कौन सा है? पहले वाला। लेकिन इसकी गारंटी कैसे मिलेगी कि पहले वाला ही सहायक क्रिया है? ये सहायक क्रिया नहीं, मैं बताता हूं आपको। अगर ये डू आपको सहायक क्रिया लग रहा होता तो हमने सीखा हुआ है डू और डज और एक डेड भी होता है, इनके बाद पक्की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। इस डू के बाद कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। एज में किसी भी जॉब से इंडिपेंडेंट होना अच्छा है, सरकारी नौकरी अच्छी है। अगर यही चलता रहा ना तो ना तो इंडिपेंडेंट रहोगे ना सरकारी नौकरी मिले, और इस प्रकार से चलो मुझे लगता है प्राइवेट में भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। यहाँ ध्यान दे लो।
आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो केवल ये देख के खुश हो रहे हैं कि चलो यार ऐसे लोग भी बैठे हैं जो टॉपिक जो चल रहा है तो उससे अलग बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके से करके कंपटीशन कम हो रहा है उनका। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कोई काम नहीं, वो आते हैं थोड़ी देर मनोरंजन अपना करते हैं फिर चले जाते हैं। मुझे भी देखकर बढ़िया लगता है। मैंने कहा कंपटीशन, आप जितने भी साथी पढ़ रहे हैं आप सभी साथियों को एक सलाह दूंगा, फॉर्म कितने भरे जाएंगे ग्रेड 4 के, इससे घबराना मत, फॉर्म खूब भरे जाएंगे। ये हर कोई इतना काम तो करे बैठा ही होगा, इतनी डिग्री विग्री तो लिए बैठा ही होगा, सब फॉर्म भरेंगे। पढ़ने वालों की संख्या का आइडिया ना क्लास में पता चल जाता है कि भीड़ बहुत है, ढंग से पढ़ने वालों की कमी है। कंपटीशन बहुत कम बच्चों के बीच में होता है। फॉर्म वॉर्म भरे हुए देख के कभी डराई मत करो। मैं अभी इस क्लास के अंदर कह सकता हूँ कि आप जितने साथी जुड़े होने, इसमें फिलहाल क्लास के अंदर पढ़ने वाले लक्षण 30% के दिख रहे हैं मुझे। 70% के लिए तो एक वो कहता है ना लोकोक्ति कहावत मुहावरा बना हुआ है कि आए हैं हरि भजन को ओटन लगे कपास। बढ़िया बढ़िया, तैयार हो गई, लगे रहो। तो व्हाट डू यू डू फॉर देम? डू यहां पर काम कर रहा है सहायक क्रिया का। अच्छा, डू अगर सहायक क्रिया तो पक्की बात है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। इसके बाद ये रिवाइज साहब, ये वो आपकी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आप सभी साथियों से निवेदन है जो पहला दूसरा लेक्चर जरूर देखना, उसकी वजह से काम भी हो जाता है यहाँ पे। ये हो गया जी, व्हाट डू यू डू फॉर देम, तुम उनके लिए क्या करते हो, क्योंकि डू का हिंदी अर्थ करना भी है, करता। तो व्हाट डू यू डू फॉर देम, तुम उनके लिए क्या करते हो, ये इसका फॉर्मेशन बन गया। एक सहायक क्रिया है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। टेंस दोनों ही कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। एक बार दो ये सेंटेंस लिखो, अभी अपने और बहुत सेंटेंस करने हैं भाई, है ना। एक बार लिख देना आप, सर गो की सेकंड फॉर्म वॉन्ट है, ना 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 ना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। अच्छा आप वो समझ गए क्या? वेंट, WENT, WENT, वेंट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की। ये तो वॉन्ट है, वॉन्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चाहना। वॉन्ट का हिंदी मीनिंग चाहना। इस डू का हिंदी मीनिंग करना। यू मेरे मित्र सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई भी काम को करने वाला क्या रहता है आपका? सब्जेक्ट रहता है, अर्थात करता रहता है, ये रहता है डू। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ये THEY दे लिखा था ना, ये आपका किसका काम कर रहा था? सब्जेक्ट का, कर्ता का काम कर रहा था, काम को करने वाला। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं नहीं नहीं, है ना इसमें प्रजापति जी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं, केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक। इट्स माई ब्लंडर, और एक आपने लिखा इट्स माई ब्लंडर मिस्टेक। करेक्ट कौन सा है सर? इट्स माई ब्लंडर। ब्लंडर मिस्टेक जैसा अंग्रेजी के अंदर कोई वाक्य नहीं होता, क्योंकि ब्लंडर का खुद का ही मतलब क्या होता है? बड़ी गलती। मिस्टेक मीनिंग हटा देना वहां से, फिर सही है वो। इट्स माई ब्लंडर, ये उत्तर हो जाएगा आपका। सर फॉर्मूला में तो आपने WH वर्ड, हाँ यही तो और सिखाना क्या चाहता हूं आपको। फॉर्मूला में अभी तक WH वर्ड नहीं लिखा ना, फिर भी वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव, अब जो लिखे हुए हैं वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वही सिखाना चाहता हूं। देखो आपके सिलेबस में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होते ना, तो शायद मैं आपको WH वर्ड वाला कोई स्ट्रक्चर लिख के एक बात समझा देता। आपके सेंटेंस में WH वर्ड, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए हुए हैं, वहां से ये बात जुड़ेगी। हर WH वर्ड वाला वाक्य जो होता है ना, वो सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने का काम नहीं कर सकता। पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी सेंटेंस के अंदर आप देख लेना, आगे भी लिखूंगा मैं, WH वर्ड के बाद यहां पर कोई ना कोई वर्ब और हेल्पिंग ऑफ जरूर छपी होगी, तभी वो वाक्य प्रश्नवाचक बनता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, चलो मैं लिख ही देता हूं, वैसे सेंटेंस मैंने कई बार लिख के सिखाया हो आपको, एक बार आज नंबर दोबारा ले आते हैं इसका। मान लो सेंटेंस लिखा हो व्हाट इज योर नेम माई फ्रेंड, व्हाट इज योर नेम माई फ्रेंड, ये लगा दिया मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सेंटेंस सिखाया हुआ मैंने आप सभी को। अगर बाय चांस मैं किसी मित्र से पूछूं कि इस पूरे वाक्य के अंदर सहायक क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया बताना, इस पूरे वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, ये देखिए हनुमान जी ने एक उत्तर तुरंत प्रभाव से दिया भी है कि इज हेल्पिंग ऑफ है। शाबाश, और कोई देखते हैं अभी। बताइए क्या फॉर्मेट बनेगा अभी इस सेंटेंस के अंदर। जिन साथियों ने इज को हेल्पिंग ऑफ समझा है, गलत। इज केवल किसका काम कर रहा है? क्रिया का काम कर रहा है। यही चीज है सिखाने वाली। जिन हनुमान जी अगर आपने लिखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा
पहला दूसरा लेक्चर आपने अभी तक शायद नहीं देखा, निवेदन है पहला दूसरा लेक्चर जरूर देखना, आप भी बता दोगे कि ये वर्ब है कि नहीं है। अब सुनिए मैं, सर सेंटेंस में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब तो आपने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म आएगी। फिर अगर आपने ये लाइन इतने ध्यान से सुनी है खेताराम जी, तो फिर आपने ये भी सुनी होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अपने दम पर वाक्य बना सकते हैं। कभी कभार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है, याद पड़िए लाइन, आप अपने नोट्स चेक करिए, मैंने पहले या दूसरे पेज के ऊपर कहीं आपको लिखवाया कि डू या डज या डिड सहायक क्रिया लगे तो उनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखो आप अपने नोट्स में चेक करो, मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, इस यहां पर सहायक क्रिया नहीं है भाई, वर्ब है। किसी भी मित्र को अगर इस यहां पर सहायक क्रिया लग रहा होता, बिना वर्ब के आज तक तो कोई सेंटेंस, आज की तारीख तक कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बना कि बिना वर्ब के पूरा हो जाए, क्रिया तो होनी चाहिए ना वाक्य में। तो इसको अगर कोई साथी सहायक क्रिया का दर्जा दे चुका है तो मुझे ये बताइए इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्रिया कहां है, वर्ब किधर है? मिला कोई वर्ब? मिलेगा भी नहीं। इस सेंटेंस के अंदर ये इस जो लिखा हुआ है ना, ये खुद वर्ब है, कोई सहायक क्रिया नहीं है। पेपर में आप यकीन मानिए इस तरीके के प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं, व्हाट इज योर नेम लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा उपयुक्त वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, या फिर उपयुक्त वाक्य के अंदर वर्ब क्रिया कौन सी है, या फिर उपयुक्त वाक्य के अंदर सहायक क्रिया, क्रिया पूछा ही नहीं अगले ने, प्रश्न क्या पूछ लिया, उपयुक्त वाक्य में टेंस कौन सा है, क्या पूछा उसने, टेंस कौन सा है। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रख के आ जाते हैं और उसने ऑप्शन भी दे रखा होगा, जबकि गलत उत्तर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, ये केवल और केवल क्या है, वर्ब है। तो इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, आई बात समझो। इस यहां पर किसका काम करा है, वर्ब का काम करा है। व्हाट इज योर नेम माय फ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है मेरे दोस्त, एक अर्थ। दूसरी चीज, सेंटेंस के अंदर आप देखो WH वर्ड लिखा हुआ है, WH वर्ड की इतनी हिम्मत नहीं है हर बार कि वो सेंटेंस को सहायक, सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना दे, इतनी हिम्मत अकेले WH वर्ड में नहीं है। WH वर्ड के ठीक बाद आपको हमेशा या तो कोई ना कोई सहायक क्रिया या कोई क्रिया मिलेगी। जैसे इन दोनों सेंटेंस के अंदर शुरुआत में तो क्या लिखा था मैंने, डू अर्थात हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस के अंदर मैंने लिखा हुआ इज अर्थात वर्ब। यहां मुझे वर्ब की जरूरत पड़ गई थी, उन दोनों सेंटेंस मुझे हेल्पिंग वर्ब की लोड पड़ गई थी, लिख दिया। बात समझ में आपके? तो ऐसे फॉर्मेट बनते हैं भाई, इन चीजों को सीखे मेरे भाइयों, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। ये है सॉलिड चीजें, राम आम खाता है, ये करता है, वो करता है, ऐसे वाक्य आने से रह गए, नहीं पूछता ऐसे। तो बेसिक तो हमें भी तो अपना थोड़ा स्तर खींच के रखना पड़ेगा ना, तभी तो बातों को सीखेंगे, इससे फॉर्मेट बन जाएगा। और लिखते हैं अपने सेंटेंस, अभी तो काफी कुछ मामला बचा हुआ अपने पास। ये तो हो गए बेसिक सेंटेंस। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए, सभी साथियों के लिए, ऑल द वर्ल्ड ब्लैंक, दो ऑप्शन देता हूं, एक तो इज और एक आर अ स्टेज। इस वाक्य को तो याद ही कर लो, ये वाक्य याद कर लेना आप तो चाहे, ऑल द वर्ल्ड ब्लैंक अ स्टेज। पेपर के अंदर ये खूब बार प्रश्न पूछा गया अभी, ऑल द वर्ल्ड इज ए आर अ स्टेज। पहले तो आप सभी साथी मुझे उत्तर दे दें कि इसमें इज और आर, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, इज या फिर आर, क्या आएगा? प्रेम कुमार जी क्या प्रश्न पूछा दोस्त आपने, दोबारा पूछना, शायद वो कमेंट आपका इधर उधर होगी, ये दिखा है मुझे तो केवल आपका कमेंट। सर प्लीज रिप्लाई, पूछो क्या अच्छा कोई प्रश्न है तो। आप जितने साथी साथ जुड़े हैं अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, जितना भी आपको नॉलेज है, ज्ञान है, उस आधार पर यहां पर मुझे इज लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए, आपको क्या लगता है वो बता दो आप। ज्यादातर उत्तर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, ये तो मिक्स सा मामला कर दिया भाई आपने, जितनी फुर्ती से आपके आंसर आ रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इज और आर दोनों ऑप्शन बार बार देखने को मिल रहे हैं। कुछ किस कह रहे हैं, कुछ आर कह रहे हैं, सबका मिला जुला यहां पर उत्तर देखने को मिल रहा है अभी। चलिए देखते हैं, यहां पर बात केवल संसार के बारे में करी गई है क्या? ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, बहुवचन हुआ, बहुवचन के बाद इज लगता है, कार लगता है, बहुवचन के बाद आप सोचोगे आर लगता है, नहीं, जिन्होंने इज उत्तर दिया वो सभी साथी मेरे सही हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इज लगेगा, आर का यहां कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए सिखा देता हूं। सर ए स्टेज होने के कारण इज आएगा, नहीं नहीं दीपक कुमार, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, वहां पर ए स्टेज हो, दो स्टेज, वो स्टेज हो, 15 स्टेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी वजह से सब्जेक्ट नहीं, वो उसकी वजह से वर्ब नहीं लग रही मेरे साथी, सब्जेक्ट इधर लिखा हुआ है। ऑल द वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है, बात करी गई है पूरी दुनिया के बारे में, ये वो एक यूनिट, यूनिट का मतलब एक समूह के बारे में बात हो गई। ऑल द वर्ल्ड, पहली बात तो ये इतने मुझे समूह कह रही है, भाषण देने ही नहीं चाहिए। आपको याद है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने लिखे थे कोटेशंस,
एक मैंने आपको बात बोली थी कि कभी कोई इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, किसी की कोई फेमस कोटेशन हो, वो आमतौर पर कौन से टेंस में जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा आप इन बात को। अब आप एक बार ये कमेंट तो सहमत ही करेंगे, इज आएगा, कार आएगा। अब तो आप सीधे उत्तर पे मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा ना। इस वर्ल्ड की वजह से नहीं, वो भी अपने थोड़ा आप समझिएगा ना सारी बातों को। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं यहाँ पे। कोई भी वाक्य हो, किसी भी वाक्य, अगर कोई वाक्य है जो कोई फेमस कोटेशन है, कोई फैक्चुअल सेंटेंस है अर्थात तथ्यात्मक वाक्य हो, या किसी की कोई कही कहावत हो, है ना, किसी की कोई फेमस कोटेशन हो या परिभाषाएं हो, इनके अंदर आमतौर पर जिस तरीके से वो वाक्य बोला गया ना वही प्रयोग में लाया जाता है। आपको मैंने याद है ये सेंटेंस लिखते वक्त एक लाइन बोली थी कि ये तो सेंटेंस ही याद कर लो, ये तो वाक्य ही आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आज जो इनकी पहले सभी क्लियर, अच्छी बात है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। ये है ना विलियम शेक्सपियर ने अपने एक प्ले के अंदर, प्ले का था तो उनके नाटक के अंदर जो लिखा करते थे ना, ड्रामा नाटक, उनके अंदर ये लाइन बोली थी कि पूरी दुनिया जो है वो तो एक स्टेज है। स्टेज का मतलब एक रंगमंच है, लोग आते हैं अपना रोल प्ले करते हैं अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं, जिसको जो काम पूरे जीवन में मिला वो निभाता है, अपने अलग अलग सब तरीके के उसको रोल करने पड़ते हैं, वो किए फिर गया एक दिन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है, लोग आते हैं अपना किरदार निभाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। अब ये सेंटेंस, ये लाइन जो है उन्होंने काफी सालों पहले गई थी। आप यूं मान लो 100 साल पहले उन्होंने बात कही थी, 100 साल पहले, 200 साल पहले उन्होंने बात बोल दी, और आज भी इसके अंदर है ना इज ही लगता जा रहा है, वोज नहीं आ रहा। कारण पता है? जैसे मान लो मैं सेंटेंस बोलता हूं, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिख भी दूंगा वो वाक्य, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस के अंदर आज भी इजी लगता है। मैं आपको आज बताऊंगा, मान लो ये सेंटेंस की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप जाकर किसी और कोई बात कल बताओ, परसों बताओ, कभी भी बता दो, आप वहां पर इसकी जगह पे क्या करोगे? इजी करोगे, वोज नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे तो कल परसों उस दिन बताई थी। कारण कोटेशंस रहते हैं, जो ये फॉर्मेट रहते हैं ना, किसी की परिभाषाएं, किसी की कोई कोटेशन हो गई, ठीक है ना, किसी का कोई वक्तव्य रह गया, इनके अंदर आमतौर पर टेंस वगैरह में बदलाव नहीं करते, इस जिस प्रकार से बोले गए रहते हैं वही अपने को प्रयोग में लाना पड़ता है। दूसरी बात कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोई कोटेशन है कि नहीं है? ऐसे हर किसी भी प्रकार की कोई भी कोटेशन कभी भी सामने नहीं रखता, आप निश्चिंत रहिए। आपको क्या लगता है दुनिया भर की कोटेशन याद है? मुझे मतलब ही नहीं है। आमतौर पर ऐसी कोटेशन ही सामने रखी जाती हैं जो बच्चे ने या तो सुनी होगी, देखी होगी, या उससे उम्मीद की जाती है कि उसे पता होना चाहिए था। आमतौर पे आप जब प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा बहुत है ना, अभ्यास जब करोगे, तब भी ऐसी बहुत सारी जो कोटेशंस हैं वो सामने आती रहती हैं। इसमें ये तो मैंने जैसे आपको लिखते वक्त ही बोल दिया था कि ये तो सेंटेंस याद कर लो। ऑल द वर्ल्ड एक यूनिट है जी, इसके बाद इसने क्या लगाया? इज। बाई चांस विलियम शेक्सपियर ने वहां पर आर लगा दिया होता ना, तो आज हम भी आर ही लिखते घूमते। उन्होंने प्रयोग ही किसका किया था? इज का। तो ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज है, ये अपने आप में कोटेशन है, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, ठीक है ना। सर मैंने तो बुक मंगाई है ना, भूखा ही है भाई, मैं करूंगा अब आपका ये काम है। तो अभी तो एक बार आप क्लास पे ध्यान को नहीं दे रहे। तो चलिए, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये अपना सेंटेंस बन गया। अब बात एक और सॉलिड, कुछ साथी होंगे जिनको पता होगा कि हाँ ये जाना था। अब मेरा दूसरा प्रश्न, इस सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया कौन सी हो गई? ये और बता दो आप सभी साथी, ये और बता दो। सर जनता सिंगुलर या प्लूरल? जनता का मतलब पीपल, और पीपल होता है बहुवचन, पीपल का मतलब होता है बहुवचन। ये बताओ मुझे, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इस सेंटेंस के अंदर इज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, अर्थात क्रिया है या सहायक क्रिया? वेरी गुड भाई, मैन इज मॉडल। मनमोहन जी बढ़िया व्याख्या लिखा आपने, अपने आर्टिकल में लिखा था नहीं, मैन इज मॉडल। इस सेंटेंस के अंदर जो है आपने लिखा है, इसमें इज क्रिया है या सहायक क्रिया? ये और आप मुझे कमेंट में अगर बता दे एक बार। वेरी गुड भाई, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न जवाब दिया आपने। इस यहां पर केवल और केवल किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, कोई सहायक क्रिया नहीं है पूरे सेंटेंस के अंदर। और टेंस का नाम जो फिलहाल टेंस अपने पढ़ रहे हैं, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या प्रश्न बन सकते हैं पेपर के अंदर? पहला जो मैंने आपसे पूछा था, ब्लैंक रिक्त स्थान देकर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इज लगा के दे रहा है, आप और हम तो याद करके पहुंचे पेपर में, कहीं जाएगा ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज में। अचानक उसने क्या किया? ये पूछा नहीं, उसने सेंटेंस में इज लगा के दे दिया पहले से ही, और आपसे पूछा कि इसका काम मैं करके दे रहा हूं, तो एक काम करिए, बताइए टेंस कौन सा है। कुछ बच्चे हैं वो इसको देखेंगे, इसको देखते उनको लगेगा ले भाई ये तो फला टेंस है, हमें पता है कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये बात है भाई। और देखते हैं, और सेंटेंस को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि कैसे इनकी फॉर्मेशन बनती है, किस प्रकार से प्रयोग में जो लाए जाते हैं। जैसे वाटर ब्लैंक, एक तो मैं दे देता हूं बॉयल, और एक दे देता हूं आपको
ये सेंटेंस आ जाए मान लीजिए, वाटर बॉयल या फिर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या लगाओगे आप, पहला ऑप्शन या दूसरा, अर्थात बॉयल या फिर बॉइल्स। सर इसका नोट लिखा दो कि प्रेजेंट सिंपल में इज वाले वाक्य आते राजेश जी कमाल ही करती मेरे भाई, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तो आएगा, फिर वहां क्या लिखवाऊंगा, है ना। और ये नोट लिखवाए हो आप, पहला दूसरा लेक्चर देखना एक बार राजेश जी, है ना। आपने ये लाइन लिखी, मुझे घबराहट सी हो गई भी, शायद दोस्त को ये नहीं पता हो कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कैसे पता लग जाता है। इज भी लगा दूंगा मैं, सब ये मैं तो, आप कमाल करते हो मेरे मित्र, मैं तो आर लगा दूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अभी देखो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आर लगाते हैं, कई देर हो गई इसको चलते हुए, आर लगा लेंगे। आप पहला दूसरा लेक्चर जरूर देखना मेरे दोस्त, किसी भी हालत में गलती नहीं होगी आपकी। लिखे भाई कईयों ने, तो कोई बॉयल लिख रहा है, कोई बॉयल, इसमें गलती कैसे कर सकते हो यार, पर चलो कोई बात नहीं, अब कर रहे हो तो कर रहे हो, सुधार लाते हैं इसके अंदर। जिन्होंने बॉयल और बॉयल्स में गलती की है उनके बारे में बात कर रहा हूँ यार। पानी जो है, पानी अपनों ने जो लिखा हुआ है, ये कहता है पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। चलो ठीक है, पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है। पानी आप मुझे बताओ एक वचन है या बहुवचन, ये बता दो, सिंगुलर है या प्लूरल। चलो ये भी नहीं एकदम से पकड़ में आ रही बात, ये तो जानकारी है अपने को कि पानी वाटर काउंटेबल है अनकाउंटेबल नाउन है, ये सभी साथियों को पता होना चाहिए, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है पानी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बाद आपको 2-3 बातें मैंने याद करवाई हुई है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद, अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब तो आती है सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर सामान्य तौर पर आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल में भी पढ़ा था अपनों ने। 3 बातें हैं, मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर के दौरान ही लिखवा दी थी। पानी है अनकाउंटेबल नाउन, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, वैसे आपको पता ही होगा पर फिर भी बता दिया मैंने, गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको अपने गिन नहीं सकते। अब बताओ क्या उत्तर होगा, बॉयल होगा कि बॉइल्स। अब सुनिए मेरी बात, लगभग साथियों के उत्तर मिक्स में चले हैं पर अपने बातचीत कर लेते हैं। वाटर ब्लैंक एट 100, बॉयल का मतलब क्या होता है, उबलना। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। चलिए मैं पहले तो उत्तर लिखता हूं, BOILS, ये तो हुआ आंसर, बॉइल्स। बॉयल नहीं होगा, क्या होगा, बॉइल्स। अब जैसे ही मैंने बॉइल्स लिखा तो कुछ साथी सोच रहे होंगे कि बॉइल्स, अभी तो आप कह रहे थे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग होता ही नहीं, लिखा हुआ भी है अपनों ने ये कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता। मैं फिर अब इस बात पे सहमत हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता। तो ये बॉयल में जो आपने एस जोड़ा है, ये वाटर में जोड़ा है या वर्ब में जोड़ा है, सोचो आप। मैंने वाटर का वोटर्स किया है क्या, हमने 3 बातें लिखी है। मैंने लिखा हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो मैंने सिंगुलर ही तो चुनी है। बॉयल की सिंगुलर क्या हो जाएगी, एस और एस जुड़ जाएगा। आज ही आप लिख कर आए हो, कहां गया वो मामला, ये रहा। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा, एस और एस जुड़ जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या जोड़ते हो, एस और एस जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब मुझे दिखा मेरा सब्जेक्ट तो है अनकाउंटेबल अर्थात सिंगुलर, जब मुझे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर दिखा तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो कि होती है बॉयल, बॉयल में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाए, एस और एस। अब जैसे बॉयल की सेकंड फॉर्म होती है बॉइल्ड, BOILED, बॉइल्ड। बॉइल्ड क्यों नहीं था, बॉयल के साथ ईडी का प्रयोग क्यों नहीं किया। पहली बात तो ऑप्शन में नहीं दिया मैंने, पर बाई चांस अगर कल को ऑप्शन में आ ही जाए तो क्या करना होता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात सेंटेंस किस प्रकार का है, ये साइंटिफिक फैक्ट। कैसा सेंटेंस है, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य है। पानी 100 डिग्री पे आप गर्म करोगे उबल जाता है। साइंटिफिक फैक्ट वाले सेंटेंस में टेंस कौन सा लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर मैं सलाह दे दूं, पेपर में ऐसे ब्रैकेट में साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य और ये लिख के नहीं आएंगे, हमें ही पढ़कर पता लगाना पड़ेगा। ये आंसर था। आइए नेक्स्ट पे आते हैं और करते हैं सेंटेंस के अंदर। हमने एक सेंटेंस और देखते हैं। वी आर
बोसम फ्रेंड्स, वी आर बोसम फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, इतने दे देता हूं, वी आर बोसम फ्रेंड्स। इस सेंटेंस के अंदर आर क्या है, इस सेंटेंस में आर क्या है, पहले तो आप मुझे ये कमेंट में बता दीजिएगा कि आर क्या है। इस सेंटेंस में आर क्या है, ये कमेंट में मुझे बता दीजिए। पता लगा आपको आर क्या है यहां पे? बिल्कुल भी, शाबाश, बहुत ही बढ़िया भाई, वर्ब है। आर यहां पर किसका काम कर रहे हैं, क्रिया का काम कर रहा है, वर्ब है। पूरे सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं है, ये सब चीजें आपने सीखी हुई हैं, आज सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं इसलिए दोबारा बात कर रहे हैं। आर यहां पर वर्ब है, तो आर ही क्यों चुना, वी क्या था, बहुवचन अर्थात प्लूरल, तो मैंने आर को चुना। वी आर बोसम फ्रेंड्स, बोसम का मतलब क्या होता है, बोसम फ्रेंड्स पूरे का अर्थ बता देता हूं, घनिष्ठ मित्र। ये वैसे शायद सिखाई हुई है आपको, वर्ब घनिष्ठ दोस्त, घनिष्ठ मित्र, हम खास दोस्त हैं, हम खास दोस्त हैं। वी बहुवचन था, आपने आर लगाया, वर्ब है। बोसम फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र, खास दोस्त, हम खास दोस्त हैं। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सहायक क्रिया का नाम है क्या इसमें, कतई कोई सहायक क्रिया नहीं है। अब एक मित्र जो कह रहे थे पहले कि सर आप ये नोट लिखवा दो कि भाई इस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, आर भी आ सकता है, कहाँ कहाँ नोट लिखोगे, तो इसलिए पहला दूसरा लेक्चर नोट डाउन, आप तो पहला दूसरा लेक्चर जो है वो नोट करे बैठे हो, वहां ये सारी बातें मैंने सिखाई हुई है। आर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ भाइयों, जो हमने बातें सीखी हुई ना आज उनको दोबारा सामने ला रहा हूँ मैं तो केवल, जबकि मेरा इन्वर्जन वाला हिसाब किताब तो अभी तक मैं आपके बोर्ड के ऊपर लेके ही नहीं आया। हेयर और देर वाला लिखा हुआ है ना अभी तक, तो उसका तो मैंने जिक्र नहीं किया। लिखो भाई, लिख लिए, तुम आगे बढ़ता हूँ और करते हैं इसके अंदर चीजें, एक दो सेंटेंस और देखिए। अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, कई देर हो गई सामान्य सेंटेंस के ऊपर चलते हुए, एक सीक्वेंस की चीज सीख जाइए आज, उसके ऊपर बात करना बड़ी जरूरी बात बन जाएगी। सीक्वेंस का क्या मामला था, मैं एक सेंटेंस देता हूं, कितने सेंटेंस हो गए थे अपने, 6 क्या, 7वां सेंटेंस, 7वां सेंटेंस लिखता हूं मैं। अब आते हैं, मैं अब आपको चीज सिखाने वाला हूं कि सेंटेंस आजकल पेपर में कैसे पूछे जाने लगे। स्टॉप राइटिंग व्हेन द टीचर blank you to stop। ऑप्शन आएंगे, will ask, एक ऑप्शन आएगा आपके पास ask, एक आएगा ask, एक ऑप्शन आएगा asked। अब सोचिए आप क्या लगाते हैं आप भाई, सर सिंगुलर है या प्लूरल। एक वचन बहुवचन तो एक सामान्य प्रक्रिया है भाई, दुनिया भर के सारे एक वचन बहुवचन लिखवाने बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। वो बेसिक आपको इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपको स्कूल वगैरह की थोड़ी सी किताबें वगैरह जो हल्की फुल्की भी पढ़ लोगे तो आइडिया लग जाएगा। बताओ क्या बनेगा, क्या फॉर्मेट बनेगा। स्टॉप राइटिंग व्हेन द टीचर ब्लैंक यू टू स्टॉप। 4 ऑप्शन है, विल आस्क, आस्क्स, आस्क, आस्क्ड, क्या करते हैं आप सर जी। इज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब ही होगा ना। यूं याद, बात तो ठीक है, पर आप यूं इतना मुश्किल तरीके से याद करने के बजाय मैं तो आपको सलाह ये दे रहा हूं कि चाहे इज, एम, आर, वॉज या वर, ये आपको कभी भी किसी वाक्य में अगर सहायक क्रिया लगे ना तो एक गारंटी है उसके बाद या तो मिलेगी आपको फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला, या फिर वर्ब की मिलेगी थर्ड फॉर्म। अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर सहायक क्रिया जैसे लग रहे हो तो आप पहला दूसरा लेक्चर जो देखो एक बार आप, है ना। और जो मित्र कह रहे हैं पहले दूसरे लेक्चर देखने के बाद भी उनको समस्या है, एक बार और देखो और करो रिवीजन, नहीं आएगी समस्या। आपको ऐसे वहम हो रखा है तो नहीं आती फिर समस्या। चलिए भाई, आंसर मित्रों ने दिए भी और लगभग के सही है भाई। सर फुल स्पीड पढ़ाओ, फुल डीपली पढ़ाओ कितना डीप घुस जाओ उसके अंदर, फुल डीपली है भाई, है ना। और ज्यादा डीप चले गए तो बाहर आएंगे नहीं। आजकल एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन करवाने का एक आधार बना हुआ है ना। और जहां तक मुझे लगता है जितने भी आप साथी पढ़ रहे हैं, है ना, अधिकतर साथी, पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा अनुभव बताना आप सभी साथियों जरूरी है कि यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आपको लगे कि ऐसे वैसे,
यहां मैंने 10th क्लास पास करी है। मैंने कौन सी क्लास पास करी है? ये वाली क्लास, 10वीं क्लास, इस सन में। मैं ये नहीं कहता इस सन से पहले किसी ने 10वीं नहीं करी, ये नहीं है। अधिकतर जो साथी फिलहाल पढ़ रहे हैं ना, ये मैं कह सकता हूं इस सन से बाद ही किसी ने 10वीं करी, अधिकतर ने। बहुत सारे साथी होंगे जो इससे पहले भी करे, एक्स सर्विसमैन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी कई साथी हो सकते हैं। जब मैंने यहाँ 10वीं पास करी थी ना, उस समय पे अंग्रेजी को सीखने के इतने, वो जो होता है ना, इतने साधन नहीं थे। स्कूल के अध्यापक के उनके अपने रहते हैं भरोसे, वो जो सिखाते थे उसी को सीखने का अपने प्रयास करते हैं। ये बताना जरूरी क्यों हो गया था, ये मैं आपको बताता हूँ। आप जो साथी जो कहते हैं ना कि सर ऐसे वैसे, हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, हर एक चीज़ मैंने भी और ग्रामीण परिवेश का रहा हूँ, मुझे पता है कैसे अंग्रेजी कहाँ समझ में आती है। अंग्रेजी को सीखने पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? साइकोलॉजिकल समस्या है। अपने पहले हार बैठे हैं, कौन पढ़ा पार, कौन नहीं समझ में आवे। मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूँ, रोते हुए जाओगे मरे की खबर ही लेके आओगे, ये पक्की बात है। 2003 में मेरा तो जन्म हुआ था। बहुत सब बच्चे होंगे अलग अलग, कोई एक साथ ही कमेंट ये भी था कि सर उन्होंने भी 2004 में करी है, सब प्रकार के हैं। मैं समझाना ही चाहता हूं, आप जो पढ़ रहे हो ना, ये इसे ही डीपली कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे प्रश्न आएगा वो करना चाहते हो, या राम आम खाना है खाता है वैसे वाक्य करना चाहते हो? हाँ, वो आधार होते हैं भाई, ता है ती है ते के बगैर वाक्य तो पार नहीं पड़ेगी, सीखना तो वो भी पड़ता है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको भी अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। आपके जैसी दुनिया नहीं होगी, आपको दुनिया के जैसा बनना पड़ेगा। पेपर के स्तर के हिसाब से आपको अपने आप को डालना होगा। बोर्ड अपने आप को आपके अनुसार नहीं डालने वाला कि ओहो बेचारे नहीं पढ़े हुए, क्या कोई बात नहीं, फिर एक बार काम कर लेते हैं, इस बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं। छोड़िए भाई साहब, गए वो जमाने। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ग्रेड 4 की भर्ती को आप हल्के में मत लीजिए। इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। फॉर्म वगैरह भरे जाए उसको छोड़ा, फॉर्म मैं जानता हूँ, फॉर्म यूँ जनता है भीड़ में भर देती है। ढंग से तैयारी करने वालों की भी संख्या ठीक ठाक है इसके अंदर। ये मेरा काम है आपको बताने का, बाकी आपको जैसे जो लगे वो समझो, ठीक है। तो थोड़ा सा अटेंशन दीजिए इधर। ये बेसिक बातें हैं। ये सेंटेंस है, नियम लिखा हुआ आपने इसका। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। स्टॉप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। ये पता है आपको मैंने सेंटेंस कौन सा लिखवाया? नोट्स में चेक करो, मैंने लिखवाया था इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है व्हेन। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद क्या हो? व्हेन हो। तो अगले क्लोज में टेंस कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देख लो, आप चेक कर लो। आई बात समझ में? स्टॉप राइटिंग, स्टॉप वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म। लिखना बंद करिए, व्हेन। व्हेन का हिंदी मीनिंग जब। जब टीचर जो है वो आपसे स्टॉप बंद करने के लिए बोले। इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ और इस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर का भाव है। सेंटेंस ये किस प्रकार का है? इंपेरेटिव। ये मैंने आपको लिखवा दिया था। बात आती है कि सर इंपेरेटिव का पता कैसे चलेगा? पहचान ही बता रहा हूं आपको, चिंता ही मत करो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, पहचान बताऊं आपको। वर्ब की कौन सी फॉर्म से शुरू होते हैं? आमतौर पर फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे ये देखो आप, स्टॉप राइटिंग, जैसे बोल दिया ना, गो देयर, जाओ वहां पर, गो देयर, इंपेरेटिव सेंटेंस। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करिए, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, इसके बाद कनेक्टिव के नाम पे आपको मिला व्हेन। अगले क्लोज में टेंस कौन सा लगते हैं? नोट्स में आपने लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टीचर एक वचन है बहुवचन? एक वचन। टीचर एक वचन होता है, टीचर्स होता है बहुवचन। एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है? एस और एस। तो जिन साथियों ने आंसर ये नहीं दिया वो थोड़ा विचार करें। टीचर एक वचन था, आंसर क्या होगा? आस्क की स्पेलिंग के अंदर क्या जोड़ दो? एस जोड़ दो। ईएस क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि के आ रहा है लास्ट के अंदर, तो आस्क में तो एस लगता है। तो स्टॉप राइटिंग लिखना बंद करिए, व्हेन द टीचर आस्क्स यू टू स्टॉप, आपसे स्टॉप करने के लिए बोले तब। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ। बिल्कुल पटवारी के लिए पढ़ सकते हो आप। तो स्टॉप राइटिंग व्हेन द टीचर आस्क्स यू टू स्टॉप, ये आस्क्स होगा। टीचर जो था आपका, मैं लिख ही देता हूं अगर आप चाहें तो, एक वचन। टीचर हुआ आपका सिंगुलर, और सिंगुलर में आप क्या लगाते हो? एस और एस का प्रयोग करते हो। मैंने भी कर दिया, ठीक है। समय हो गया आज का आपका, आज यहीं रोकते हैं अपने क्लास को। नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो बातें होंगी वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के दौरान करेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत बचा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज हो जाना चाहिए था, पर अपना समय काफ़ी लगा दिया अपनों ने इस मामले में। कल पढ़ेंगे, कल वो हेयर और देयर वाले के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सीखे और थोड़ा पैटर्न पर आप गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।